जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के प्रैक्टिकल फाइल से संबंधित। ठीक है, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल फाइल जल्दी से प्रोवाइड करवा दो। तो प्रैक्टिकल फाइल तो हम पहले भी प्रोवाइड करवा सकते थे आपको 10-15-20 दिन पहले भी, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल बनानी कैसे है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल की जो पीडीएफ होती है उसको एज इट इज ऐसे उतार लेते हैं, लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं होता है कि फिर प्रैक्टिकल में करेंगे क्या। जब एग्जामिनर आता है तो वो रटी रटाई फाइल तो वहाँ प्रोवाइड करवा देते हैं उनको एग्जामिनर को, लेकिन उनको प्रैक्टिकल वर्क करना नहीं आता है। तो आज इस प्रैक्टिकल फाइल में प्रैक्टिकल फाइल बनाना तो सीखेंगे, साथ में कुछ प्रैक्टिकल की बातें भी हम करते जाएंगे, जिससे अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल क्लास नहीं ले पाया और फिर प्रैक्टिकल देने जा रहा है तो उसको भी वो दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से अपना प्रैक्टिकल वर्क कर लेगा। ठीक है, तो आ जाइए, बिना वीडियो को स्किप किए हुए आराम से एक एक पहले तो प्रैक्टिकल फाइल बनाते समय मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल फाइल बनाने से पूर्व इस कंप्लीट वीडियो को देखें और समझे कि प्रत्येक पेज पर क्या लिखा हुआ है, कैसे फाइल बनानी है, रिजल्ट में क्या लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि पेज आगे पीछे कर देते हैं, तो एक एक पेज का अध्ययन करके फिर आप आराम से एक पेज को ओपन करें, उसको थोड़ी सी वीडियो को रोके पॉज करें, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट आगे चलाएं। ऐसा करके आप आराम से 2 दिन लग जाए, भले 3 दिन लग जाए, लेकिन आराम से आप बढ़िया साफ सुंदर नामांकित चित्र वाली गजब फाइल बनाएंगे। प्रैक्टिकल फाइल भले ही 5 नंबर की हों, लेकिन सारे जो नंबर हैं 40 नंबर का जो मैटर है वो डिपेंड करता है इस फाइल पर, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगता है या एग्जामिनर ये सोचता है कि बच्चे ने तो कहीं से कॉपी किए, और अगर बढ़िया फाइल है तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने प्रैक्टिकल किया भी है। और अगर प्रैक्टिकल नहीं भी किया है, अगर ने फाइल बनाते समय हमने कई चीज़ें देखी है, अध्ययन की है, तो प्रैक्टिकल वाले दिन हमें टेंशन नहीं होती, नहीं तो प्रैक्टिकल में काफ़ी दिक्कत होती। ठीक है, तो 40 नंबर का मैटर इस फाइल पर ही है, नंबर 5 की है, लेकिन बाकी 35 नंबर भी इस फाइल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारा इंडेक्स है, अर्थात इसमें क्या क्या चीज़ें हमें अध्ययन करनी है। फिफ्थ सेमेस्टर में सिलेबस मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है। उस वीडियो में कंप्लीट बीएससी का फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो थ्योरी का और प्रैक्टिकल का सारा बता दिया है। ठीक है, तो उस सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारी ये प्रैक्टिकल फाइल तैयार की गई है। तो देखो एक एक पॉइंट को, पहला जो प्रैक्टिकल है वो हीमोसाइटोमीटर द्वारा आरबीसी की गणना करना। ठीक है, एक प्रैक्टिकल तो हमारा हीमोसाइटोमीटर की सहायता से आरबीसी की काउंटिंग, दूसरा डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग है, तीसरा हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ही हमें हीमोग्लोबिन जो एचबी होती है, हीमोग्लोबिन होता है शरीर में वर्णक होता है, उसकी काउंटिंग करना। यकृत में कैटाइलेज एंजाइम का प्रदर्शन, लीवर में कैटाइलेज एंजाइम की क्या फॉर्मेशन है या फिर किस प्रकार से ये रिएक्ट करता है। उसके बाद में खरगोश के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट, जो ओवेरी है मादा खरगोश में, उसका टीएस का अध्ययन करना है, टेस्टिस का अध्ययन करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड का अध्ययन करना है, पेनक्रियास ग्लैंड का अध्ययन करना, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ये सारे के सारे जो एग्जाम प्रैक्टिकल हैं वो एनिमल फिजियोलॉजी से संबंधित है। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री के भी हैं, जैसे प्रोटीन टेस्ट हो गया, शर्करा टेस्ट हो गया, फैट का टेस्ट हो गया, और एमिनो अम्लों का पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक्करण, ये भी एक प्रकार से ये बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास कुल 15 प्रैक्टिकल हैं, 16-17 हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने 15 प्रैक्टिकल सेलेक्ट करके आपके लिए ये फाइल बनाई। तो एक एक प्रैक्टिकल को हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आरबीसी पिपेट है, जिसमें हम ब्लड लेते हैं और ब्लड लेकर हम आरबीसी की गणना करते हैं। तो एक पेज पर आपको सबसे पहले साफ सुंदर नामांकित चित्र बनाना है आरबीसी पिपेट का, जिसमें रबर ट्यूब है, बल्ब है, माउथ फीसेज है, और ये मार्क हैं जो ये आपको बनाने। पहले पेज पर आपको साफ सुंदर नामांकित चित्र बनाना है आरबीसी पिपेट का। ओके, उसके बाद में ये देखो, ये हमारा प्रैक्टिकल है पहला। आपके एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा, दिए गए रक्त के नमूने में से आरबीसी की गणना कीजिए। ठीक है ना, जो आपको ब्लड सैंपल दिया गया है उसमें आरबीसी को काउंट करके आपको बताना है। तो ये तो हमारा उद्देश्य हो गया।
दिए गए रक्त के सैंपल में से या अपने खुद स्वयं के रक्त के सैंपल में से इरिथ्रोसाइट्स, जो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कॉमन नेम है उसका, इरिथ्रोसाइट की गणना कीजिए। ओके, उसके बाद में आवश्यक उपकरण हीमोसाइटोमीटर है, आरबीसी पिपेट है, छेदन सुई, सूक्ष्मदर्शी हो गया, स्प्लिट लैंप हो गया, ये सारे के सारे आपको लिखने हैं। विधि हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किस प्रकार से आपको आरबीसी की काउंटिंग करनी है, वो सारी की सारी विधि, सारा का सारा मेथड यहाँ पर लिख रखा। आराम से वीडियो को थोड़ा सा रोक कर समझ कर फिर इनको उतारें। अब देखो, ये सारा का सारा पूरा का पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर में किस प्रकार से लंबा प्रोसीजर है, हम एक एक पॉइंट को नहीं समझा पाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्लास बड़ी हो जाएगी। उसके बाद में इस सारा का सारा प्रोसीजर आपको करना है। प्रोसीजर करने के बाद में फिर व्हाइट पेज पर आपको जो आरबीसी काउंटिंग जो स्लाइड होती है उनका डायग्राम बनाना है। आरबीसी काउंटिंग स्लाइड का डायग्राम बनाने के बाद में काउंटिंग करनी है। काउंटिंग के लिए, गणना के लिए हमारे पास फिक्स फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है गिनी हुई सेल्स की संख्या, जो तन्यता है, डाइल्यूटेशन है वो 25 × 10 × 101, गणना किए हुए वर्गों की संख्या। ये फॉर्मूला लगाना है। जो जितने अपने वर्गों में सेल्स काउंटिंग की, जितने वर्गों में हमने कोशिकाओं की गणना की, उसको इस फॉर्मूले में लगाकर ABCD जो भी है उसमें, ये रहा ये फॉर्मूला, जितनी भी कोशिकाएं हमने काउंट किए उनको इस फॉर्मूले में लगाकर हम उनका मान निकाल लेते हैं और लास्ट में लिखना है अपने को रिजल्ट। कई बार सावधानियां भी पूछता है तो सावधानियां भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये प्रोसेस पूरा करना है। आराम से एक एक पॉइंट्स को उतारना है। दूसरा जो पॉइंट है अपना वो WBC का है। WBC की काउंटिंग करना। ठीक है, ये दूसरा हो गया WBC की काउंटिंग करना। वही दिया गया जो ब्लड सैंपल है उसमें से या किसी रक्त के नमूने में से WBC की काउंटिंग करना। आवश्यक उपकरण वही हीमोसाइटोमीटर, WBC प्लेट है, वो पिपेट है, सूक्ष्मदर्शी है, स्प्लिट लैंप वगैरह, वाच ग्लास, डिस्टिल वाटर वगैरह, एल्कोहल, वो सारा का सारा। फिर अपने को लिखना है प्रोसीजर। फिर अपने को लिखना पूरा का पूरा प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद में वही काउंटिंग का वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ सेल्स इंटू 200 इसकी तन्यता है, 16 का भाग देके जो अपने पास जो रिजल्ट आता है उसको, परिणाम को अपने को लिखना है। ठीक है, परिणाम लिखा हुआ है। दिए गए जो ब्लड सैंपल है, जो प्रतिदर्श है, उसमें WBC की संख्या 6300 है। उसके बाद में बात आती है तीसरा जो पॉइंट है या तीसरा जो प्रैक्टिकल है, हीमोग्लोबिन की गणना करना। या हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में 13, 14, 15%, मतलब मेल एंड फीमेल में अलग अलग प्रकार का होता है। तो दिए गए रक्त के सैंपल में हीमोग्लोबिन कितना परसेंट है, तो हीमोग्लोबिन की परसेंटेज ज्ञात करना, प्रतिशतता ज्ञात करना। दिए गए रक्त के सैंपल में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता ज्ञात करना, ऐसा लिखा हुआ आएगा या ज्ञात कीजिए, ऐसा आपके एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले वही आवश्यक उपकरण है, हीमोमीटर है, और उसकी पूरी की पूरी प्रोसीजर है। प्रोसीजर आपको लिखनी है। उसके बाद में लास्ट में उसका जो भी अपने पास निकल के परिणाम आया तो रिजल्ट उसका परसेंटेज में लिखना है, दिखाना है। जैसे 13.2% दिए गए रक्त के सैंपल में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज। ओके, फिर उसके बाद में हीमोक्रोट वैल्यू का प्रैक्टिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। उसमें भी वैसे की वैसे ही जो आवश्यक उपकरण है वो है, सिद्धांत है, विधि है, विधि लिखनी है। उसके बाद में काउंटिंग करके उसका रिजल्ट उतारना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है वो एनिमल फिजियोलॉजी का है, कैटाइलेज एंजाइम, लीवर में उपस्थित कैटाइलेज एंजाइम की गतिविधियां। तो पहले तो सिद्धांत कैटाइलेज एंजाइम का क्या फॉर्मुलेशन है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, इसकी क्या विशेषता है, और ये सिर्फ उत्प्रेरित करने का काम करता है, सबस्ट्रेट उत्प्रेरित करने का काम करता है। इसलिए पहले तो इसके सिद्धांत के बारे में लिखेंगे, फिर इसकी रिएक्शन लिखेंगे, कहाँ से रिड्यूस होता है, उसके बाद में फिर उसका लास्ट में परिणाम लिखेंगे। ओके, अगला जो पॉइंट है, अगला जो प्रैक्टिकल है अपना वो है लारी एमाइ। इन सभी जो प्रैक्टिकल है उनको 1, 2, 3, 4, 5 जैसे इंडेक्स में वैसे आप नंबरिंग करते जाएंगे। ओके, लारी एमाइलेज का अध्ययन करना। मुख में उपस्थित जो लार ग्रंथियां हैं उनके द्वारा लार एंजाइम स्रावित होता है। तो लार में एंजाइम है कि नहीं है इसका हम टेस्ट करेंगे। लारी एमाइलेज पाचन का अध्ययन करना, तो उसमें क्या करते हैं, इसमें सारा का सारा प्रोसेस दे रखा है। सिद्धांत हमने लारी एमाइलेज का दे रखा है। तो ये एक प्रकार से शर्करा पाचक एंजाइम होता है। आवश्यक उपकरण चाहिए, फिर हम मुंह में चिंगम वगैरह लेकर, कुछ खाने का पदार्थ लेकर उसको थोड़ा सा चबाते हैं, जिसके कारण मुंह में लार उत्पन्न होती है। लार होने के बाद में 5 गिलास में इकट्ठा करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसीजर है।
और इकट्ठा करने के बाद में उस एक सैंपल में तो उसको प्रखनली में लेकर उसको उबाल लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, जिसके कारण जो एमाइलेज एंजाइम है वो नष्ट हो जाता है। दूसरी को नहीं उबालते हैं, दोनों का परीक्षण करते हैं। जिसमें उबाल लिया उसमें तो उपस्थिति दिखाता नहीं है, और जिसमें नहीं उबाला उसमें प्रेजेंसी दिखाएगा। ओके, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको लिखना है। ये सारा का सारा लिख दिया। ये परिणाम में विलियन ए और बी में लारी एमाइलेज उपस्थित है, और ये इसका चार्ट है। हमने 2 टेस्ट ट्यूब बताया, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, और दोनों जो टेस्ट ट्यूब है उसमें किस प्रकार से एमाइलेज प्रेजेंट है कि एमाइलेज नहीं है, उसका हमने सारा बता दिया चार्ट में। अगला पॉइंट है, यह है जो रेबिट था, खर्रा जो था, खरगोश जो था, उसका खरगोश जो था उसका अंडाशय का टीएस, ठीक है ना, ओवेरी का टीएस था। तो टीएस आपको डायग्राम, शानदार डायग्राम बनाना है, सुंदर नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद में इसके बारे में, ओवेरी के बारे में कंप्लीट लिखना है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनकी क्या भूमिका है, कहाँ से स्रावित हो रहे हैं और क्या लक्षण है, किस प्रकार से ये ओव्यूलेशन में काम आते हैं, ये पूरा का पूरा उसके बारे में बताना है। ओके, उसके बाद में बात आती है उसके बाद में बात आती है ये टेस्टिस का है। ये खर्रे का टेस्टिस है, ओवेरी है, और टेस्टिस मतलब मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है जहाँ से स्पर्म और ओवा बनता है, उनका आपको अध्ययन करना है। तो यहाँ पर खरगोश के वर्षण का टीएस है। टीएस तो हम जो पहले पढ़ के आ रहे हैं वैसे के वैसे सेम है। डायग्राम बनाना आपको साफ सुंदर नामांकित। उसके बाद में उसके सारे के सारे करेक्टर हैं। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी क्या भूमिका है, जो सेकेंडरी सेक्स लैंगिक जो लक्षण है उनका जो निर्माण होता है इन हार्मोन्स के द्वारा, किस प्रकार से ये मनुष्य में या उस खर्रे में स्पर्म का निर्माण करता है, उसके बारे में, या उसमें सहायक है, वो सारा का सारा इसके बारे में लिखना है। अगला जो आ रहा है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। खर्रे की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका टीएस है, अनुप्रस्थ काट है। डायग्राम आपको साफ सुंदर नामांकित डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद में पीयूष ग्रंथि के बारे में लिखना है। पीयूष ग्रंथि की स्थिति क्या है, कहाँ पाई जाती है, कितने एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, कितने इसके पार्ट हैं, और कौन से पार्ट से कौन से हार्मोन निकलता है, और इस ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करता है। जैसे हाइपोथैलेमस हेडमास्टर ग्रंथि, तो वो भी इस ग्रंथि को कंट्रोल करती है। तो उसके बारे में सारा का सारा हमने दे रखा है। तो एक एक पॉइंट को पहले आराम से समझे। जैसे ये दे रखा है, इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो दोनों प्रकार के एडिनो हाइपोफाइसिस मुख्य भाग है, जिससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जीएच वगैरह, एसटीएच वगैरह, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग है, इससे निकलने वाले हार्मोन हाइपोथैलेमस से आते हैं और इससे होकर रिलीज होते हैं। तो ये सारा का सारा न्यूरॉन से कंट्रोल होता है। उसके बारे में सारा का सारा बताना है आपको। अगला जो प्रैक्टिकल है वो आपको खर्रे की अग्नाशय पेनक्रियाज जो ग्लैंड है, उस पेनक्रियाज ग्लैंड का डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में उसके बारे में वही पूरा का पूरा लिखना है। पेनक्रियाज ग्लैंड की खर्रे में क्या भूमिका है, या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें उसका क्या योगदान है, पूरा का पूरा एक एक पॉइंट हमने लिख रखा है। उसके बाद में पैराथायराइड ग्लैंड जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसका भी आपको टीएस का डायग्राम बनाना है। सुंदर डायग्राम बनाकर फिर उसके बारे में पैराथायराइड ग्लैंड जो है अंतःस्रावी ग्लैंड है, इसकी अनुप्रस्थ काट है, संयोजी उत्तकों का बना बाहर आवरण पाया जाता है, ठोस ग्रंथि है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, ग्रीन ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। ये सारी की सारी बातें इसमें लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है थायराइड ग्लैंड। मतलब अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां हैं उनमें 6-7 ग्रंथियां आपके सिलेबस में दी गई है। जैसे पीयूष हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया। थायराइड ग्रंथि का अनुप्रस्थ काट डायग्राम आपको बनाना है। और थायराइड ग्रंथि की स्थिति क्या है, कहाँ ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कहाँ पाई जाती है, गर्दन श्वास नली के दोनों पालियों में पाई जाती है। और उससे निकलने वाले हार्मोन थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी क्या भूमिका लिखा है, इसकी भूमिका, इसकी अगर कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है, जिसके कारण गलगंट गेंगा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। इसके बाद में 3 या 4 प्रैक्टिकल जो हैं वो हमारे बायोकेमिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें प्रोटीन का टेस्ट हो गया, और ग्लूकोज मतलब शर्कराओं का टेस्ट हो गया, और एक ये वसाओं का परीक्षण है। तो प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास अज्ञात सॉल्यूशन है, अज्ञात विलयन है, उसके बाद में दिए गए अज्ञात जो कार्बनिक यौगिक है वो आपको, उसमें से आपको कार्बनिक यौगिक को पहचान करना है। उपकरण आपके सामने साफ प्रखनली है, माचिस लैंप वगैरह है। फिर
प्रयोग में प्रयोग परीक्षण वही केमिस्ट्री में हम करते हैं वैसे के वैसे। इसके बाद में अज्ञात पदार्थ जो हम ले रहे हैं उसमें सबसे पहले बेंडिक्ट विलयन डालकर देखते हैं अगर कोई निष्कर्ष आ रहा है कि नहीं। हो सकता है कि अज्ञात पदार्थ शर्करा भी हो सकती है, अज्ञात पदार्थ प्रोटीन भी हो सकता है और वसा भी। तो पहले हम प्रोटीन वसा का करके देखते हैं, नहीं आ रहा है तो फिर शर्करा का बाद में। लास्ट में हमें पता चलता है जब प्रोटीन का परीक्षण है तो जो अज्ञात विलयन में हमने जेंटोफिल परीक्षण डाला तो उसका नारंगी अवशेप आता है। नारंगी अवशेप जेंटोफिल वर्णों उसके कारण जो देता है वो प्रोटीन देता है। फिर हम उसके लिए निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं, फिक्सेटिव टेस्ट करते हैं, नाइट्रिक अम्ल परीक्षण करते हैं। एक स्वच्छ परख नली में 30 ml HNO3 लेते हैं, परख नली की दीवार के सारे डालते हैं, दोनों विलयन को मिलाकर अवशेप विलयन बन जाता है, प्रोटीन उपस्थित है। और लास्ट में रिजल्ट में लिख देते हैं कि दिया गया जो भी सैंपल था, दिया गया जो भी अज्ञात कार्बनिक पदार्थ था उसमें प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, ये प्रोटीन का हो गया। इसी प्रकार ये शर्करा का परीक्षण करते हैं, वही प्रयोग परीक्षण और निष्कर्ष केमिस्ट्री में करते हैं। एक एक सॉल्यूशन डाल के देखते रहते हैं। अब जब शर्करा प्रेजेंट है तो उसके बारे में उसका रिजल्ट लिख देते हैं। दिया गया जो प्रादर्श है, प्रतिदर्श, सैंपल। ठीक है, प्रादर्श स्पोर्टिंग होती है, थोड़ा सा गलत लिख दिया। ओके, जो दिया गया जो भी प्रादर्श था वो प्रतिदर्श था, सैंपल था, उसमें शर्करा उपस्थित है। आगे वसा का परीक्षण, कार्बनिक यौगिक, अज्ञात कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। अब हमें नहीं मालूम कि प्रोटीन है कि वसा है कि शर्करा है, तो वो आवश्यक सामग्री पहले हम प्रोटीन का डाल के देख लेते हैं, शर्करा का डाल के देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम दब्बा परीक्षण करते हैं। वसाई जो होती है फिल्टर पेपर पे लेते हैं, थोड़ी सी डालते हैं, और अगर वो चमकीला दब्बा प्राप्त करते हैं, सूर्य के सामने देखते हैं, किरणों के सामने चमकीला दब्बा प्राप्त होता है तो वो वसा की प्रेजेंसी को शो करता है। ठीक है ना, उसके बाद ये वसा दब्बा परीक्षण है। और इधर की बात करें तो वसाई जो होती है उसका एक और है, वसाई जो होती है कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, अल्कोहल, फिनोल, उनमें घुलनशील होती है और जल में अघुलनशील। तो ये टेस्ट करके भी देख लेते हैं। अगर मान लो ईथर, अल्कोहल डाल के देखते हैं, घुल जाती है तो वसा है, अगर जल डालते हैं नहीं घुलती है तो वो वसा। ठीक है, लाल रंग का ये भी है, सुडान डाई पाउडर डालते हैं, लाल रंग उपस्थित होता है तो वसा की प्रेजेंसी दिखाता है। और ये फिल्टर पेपर वाला भी ये निश्चयात्मक परीक्षण हो गया। ओके, फिर उसके बाद में ये जो डायग्राम है ये है पेपर क्रोमेटोग्राफी। एमिनो एसिड का जो मिश्रण है, एमिनो एसिड के मिश्रण में से एमिनो अम्लों को पृथक करना, यह है पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है। अपना सिद्धांत ये है, एमिनो अम्लों के मिश्रण में से एमिनो अम्लों को पृथक करना। पेपर एक तो सॉल्वेंट मेथड होता है, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी दिया गया है, तो जो भी उपकरण काम में आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट काम में आ रहे हैं, उनको लिखते हैं। फिर इसका सिद्धांत लिखते हैं। सिद्धांत लिखने के बाद में सिद्धांत यही है कि जो अपने पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में से जितना भी अपने पास उसका स्थितिक या जो क्रेज होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने दूरी पर जाकर, जो सॉल्वेंट होते हैं वो अपनी अपनी दूरी पर जाकर जमा हो जाते हैं, उनकी दूरियों को काउंट कर लेते हैं, फॉर्मूले में लगाते हैं और इसका रिजल्ट लिख देते हैं। ये सारा का सारा सिद्धांत वगैरह ये सिद्धांत है। और मटेरियल कैसे तैयार करते हैं वो उसके बारे में है। फिर पृथक्करण के लिए प्रोसीजर है और उसके बाद में रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट में जो एमिनो अम्लों को स्पोर्ट द्वारा तय की दूरी है वो S1 होती है सेंटीमीटर में, और विलायक द्वारा तय की दूरी वो S2 होती है वो भी सेंटीमीटर में, और इनका डिवाइडेशन करके 0.16 और ये रिजल्ट में लिख देते हैं। एक बार इसको आराम से और देख लो, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है और एग्जाम में आएगा, 101% एग्जाम में आएगा। ओके, तो आराम से वीडियो को थोड़ा सा रोक कर इसकी मत करना, आराम से देखकर पहले तो ये बना लो, उसके बाद में ये प्रोसीजर पूरा का पूरा, और प्रोसीजर के बाद में ये पृथक्करण, और पृथक्करण के बाद में ये उसका रिजल्ट, और ये थोड़ी सी सावधानी। ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिकल फाइल। इसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल थोड़ी सी कंप्लीट हो गई है। अब बॉटनी की जो प्रैक्टिकल फाइल है वो 1-2 दिन में आपको और प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।